खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। पहले पति को आया हार्ट अटैक और फिर गम में पत्नी की भी गई जान। हसन खां मेवात नगर के निवासी थे मृतक दंपति। डबल इंजन सरकार के मुखिया भजन लाल ने ली शपथ। प्रधानमंत्री मोदी सहित दिग्गज रहे मौजूद। अलवर से भी जयपुर पहुंचे समर्थक और कार्यकर्ता। घर में अकेली वृद्धा से लूटे 1.5 लाख नगद और 20 लाख के जेवर। कठुमर के ग्राम तसई में सामने आई वारदात। और आयशर कंपनी के बाहर हुई मोबाइल स्नैचिंग। वहीं कालकुआ में मोबाइल छीनने के मामले में मालन की गली के शातिर को पकड़ा। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। शहर के हसन खां मेवात नगर निवासी एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से जान जाने के बाद जब पत्नी को यह खबर मिली तो उनकी भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। 2 घंटे के भीतर ये दंपति संसार से विदा हो गए। जानकारी के अनुसार रोडवेज बस में पति को अटैक आया। जब पत्नी को यह खबर मिली तो उन्हें भी घर पर हार्ट अटैक आ गया। शुक्रवार सुबह दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। मृतक दंपति के परिजनों से पता चला कि गोपाल कृष्ण मुखीजा गुरुवार शाम को खैरथल से रोडवेज बस के जरिए अलवर आ रहे थे। रास्ते में बस की सीट पर ही उनको अटैक आ गया। वे अचानक बगल में बैठी सवारी पर गिर गए। इसके बाद बस को रोका गया। तुरंत मुखीजा को अस्पताल लाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। देर शाम को अलवर निवास पर उनकी पत्नी सरोज मुखीजा को पता चला कि पति को दिल का दौरा पड़ा था। यह सुनते ही उन्हें भी अटैक आ गया। अस्पताल में महिला ने दम तोड़ दिया। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार ने शुक्रवार को उस समय मूर्त रूप लेना शुरू कर दिया जब नए सीएम भजन लाल शर्मा ने शपथ ली। भजन लाल शर्मा राजस्थान की 16वीं विधानसभा के 14वें मुख्यमंत्री चुने गए हैं। इसके साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शपथ ग्रहण करवाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा शासित राज्यों के कई सीएम और दिग्गज नेता इस समारोह में शामिल हुए। इनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रमुख रहे। गौरतलब है कि जयपुर की सांगानेर विधानसभा सीट से पहली बार विधायक निर्वाचित भजन लाल शर्मा प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। राजधानी जयपुर स्थित अल्बर्ट हॉल के सामने यह समारोह आयोजित किया गया। गौरतलब है कि शुक्रवार को ही सीएम भजन लाल का जन्मदिन भी है। फिलहाल अन्य मंत्रियों ने शपथ नहीं ली है और आगामी दिनों में मंत्रिमंडल गठन किया जाएगा। उधर इस कार्यक्रम में अलवर से भी कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। वहीं पार्टी के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने कहा है कि इस शपथ ग्रहण से हजारों कार्यकर्ताओं का सपना साकार हुआ है। प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त शासन व्यवस्था भाजपा सरकार द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान की पेयजल समस्या को दूर किया जाएगा। राजस्थान का एक आम कार्यकर्ताओं को आज मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। जैसे अभी तेल के लिए बात चल रही थी आज कि हमारे कमेंटमेंट थे, जो चुनाव में नरेंद्र भाई जी मोदी जी ने गारंटी दी है उस गारंटियों पे अब काम होना शुरू हो जाएगा। आज ही शाम तक मुझे ऐसा लगा कि शाम तक आज वो विशेष व्यक्तियों के साथ मीटिंग भी लेंगे और नए कार्यक्रम के तहत कोई नई घोषणा भी कर सकते हैं कि राजस्थान में सुशासन, युवाओं का एक एक चीज़ का ध्यान रखना, अनुशासन और शासन दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से कायम रहेंगी। महिलाओं पे हो रहे अत्याचार है उन पे पाबंद लग जाएगी। लोग बहुत आंदोलन कर रहे हैं, बहुत लोग अत्याचार कर रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। गैंगवार अभी देखा होगा आपने, गोगा मेडी हत्याकांड हो गया। ऐसे गैंगवारों को जांच कर करके अरेस्ट करेगी सरकार। कि नया मुख्यमंत्री जी आए हैं, 1-2 दिन लगेगा, लेकिन पानी की समस्याओं को लेके भारत सरकार और राजस्थान सरकार बहुत ही अग्रणी रूप पे आगे रही है और आने वाले समय में हम इससे प्रमुख समस्याओं को लेके और इसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे।
जयपुर में शुक्रवार को सीएम शपथ ग्रहण के बाद अनेक वर्गों ने विकास की गति तेज होने की अपेक्षा जताई है। समाजसेवी प्रेमचंद जैन के अनुसार गहलोत सरकार के समय लागू योजनाओं को कायम रखना चाहिए, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई गारंटी शीघ्र पूरी की जाए। उन्होंने डीजल पेट्रोल के दामों को कम करने पर भी जोर दिया है। मोदी जी ने भी घोषणाएं की हैं कि वो भी गरीब, दलित, महिलाओं, बेरोजगारों को सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। ऐसी उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं, मैं समझता हूं कि तुरंत ही उनको आज से ही चालू कर देना चाहिए। डीजल पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाना चाहिए, महंगाई को कम किया जाना चाहिए। साथ ही साथ बुजुर्गों की जो पेंशन है उसमें इजाफा करना चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा देनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ हम मानते हैं कि ये सरकार आगे कामयाब होगी। उधर भाजपा नेता राजेंद्र गर्ग ने बताया कि जमीन से जुड़े व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है, इससे पूरे प्रदेश का विकास होगा। राजस्थान में बहुत अच्छा काम होगा। सबसे पहले आज ही इन्होंने जो ये निर्णय लिया है कि एक समिति बनाएंगे जिससे पेट्रोल की रेटें, जो गहलोत के टाइम में जो पेट्रोल की रेटें थी है वो, और जो भी बीजेपी शासित राज्यों में जो पेट्रोल की रेट है लगभग सब एक समान रेट हो जाएगा। मेन बात ये, और बाकी प्रदेश में जो इन्होंने गहलोत सरकार ने जितने खर्च कर रखे हैं, ये सब धीरे धीरे हर चीज़ में आज जो आदमी एक दिन में ही जो सीट पर बैठेगा, थोड़ा सा उसको जो समय तो लगेगा हर चीज़ को समझने में, देखने में। मेन बात है। और वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि राजस्थान के नए सीएम विधायक दल की पसंद के मुख्यमंत्री नहीं हैं। पार्टी नेता अभय सैनी के अनुसार आला कमान ने पर्ची भेजकर मुख्यमंत्री का नाम तय किया है और इसमें विधायकों की राय नहीं ली गई। सैनी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को अब जन भावना के अनुसार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को केंद्र से नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिलवाना चाहिए। इससे कई जिलों में जल संकट की स्थिति सुधरेगी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो आई है, लेकिन सत्ता के अनुरूप उनको मुख्यमंत्री नहीं मिला है। मुख्यमंत्री एक रिमोट कंट्रोल के रूप में मिला है। आने वाले समय में आपको इस बात के परिणाम रहेगा। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी राज चलाएगी और ऊपर से रिमोट कंट्रोल चलेगा। स्वतंत्रता का मुख्यमंत्री नहीं है। भरतपुर का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है। ईआरसीपी भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं स्वागत करूंगा उस फैसले का जिस पर ईआरसीपी पे मुख्यमंत्री जी उसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री जी पर दबाव बनाएंगे। और मुझे आशा ही नहीं, भरोसा है कि उनके कहे अनुसार आने वाले समय में ईआरसीपी की योजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित होगी, जिससे पूरी राजस्थान पानी से अपनी फसल को बोएगा और अपने परिवार को, अपने जीवन को खुशहाल के रूप में जिएगा। उधर कांग्रेस नेता हिमांशु शर्मा ने मांग की है कि भाजपा 450 रुपए में सिलेंडर की घोषणा पर तत्काल अमल करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान यह वादा किया गया था। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस पर अमल करना चाहिए। शर्मा ने इस बात पर भी जोर दिया कि कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा अलवर को संभाग का दर्जा दिलाकर ईआरसीपी योजना को शीघ्र लागू किया जाए। रूप से राजस्थान प्रदेश में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय भजनलाल शर्मा जी ने आज शपथ ली है और शपथ के अवसर पर मैं और तमाम अलवर ज़िले की जनता, तमाम राजस्थान प्रदेश की जनता यह चाहती है कि जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गांधीवादी अशोक गहलोत जी ने जो ऐतिहासिक योजनाएं चलाई थी, उन ऐतिहासिक योजनाओं को ना बंद करें और बल्कि उसमें इजाफा करें, तो मैं समझता हूँ राजस्थान की जनता को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। 13 ज़िले की जो जनता है, हमारी जो प्यासी जनता है, ईआरसीपी प्रोजेक्ट को वो तुरंत प्रभाव से लागू करें। तुरंत प्रभाव से लागू करने पर, क्योंकि हमने देखा है अलवर ज़िले में किस तरह से पानी के लिए जनता प्यासी रहती है। 13 ज़िलों का जो पानी, अब मध्य प्रदेश में भी आपको कोई बहाना नहीं मिलेगा, दिल्ली में आपकी सरकार है और राजस्थान में भी सरकार है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में 1 महीने के अंदर अंदर इन लोगों को अपना वायदा पूरा करना चाहिए। चूँकि आचार संहिता के कारण संभाग की घोषणा नहीं हो पाई थी, तो जो ये घोषणा अधूरी रह गई है, अलवर जिले का मान और सम्मान को ध्यान में रखते हुए
राजस्थान के मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री जी इसको तुरंत प्रभाव से अलवर जिले को संभाग बनाने की कृपा करेंगे और निश्चित रूप से जो हमारी ऐतिहासिक योजना है हमारे गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चला रखी है उन्हें बंद नहीं करेंगे। अलवर शहर से 35 किलोमीटर दूर 12 दिसंबर को 6 दिन पुरानी लाश मिली थी। मृतक की हत्या के आरोप में 3 परिजनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब इसकी पूरी कहानी सामने आ रही है। जब पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की गई तो टॉर्चर की वह कहानी सामने आई जिस वजह से 19 साल की बेटी ने 16 साल के नाबालिग भाई के साथ मिलकर पिता का गला घोंट दिया। आरोपियों के अनुसार 7 साल में इतना टॉर्चर किया गया कि पूरे परिवार ने पिता को मौत के घाट उतारने की योजना बना डाली। जब मृतक अपनी पत्नी की पिटाई शुरू करता था तो हैवान बन जाता था, साथ ही अपनी बेटियों पर बुरी नजर डालने लगा था। इसी के चलते पत्नी ने तीनों बेटियों को अपने से दूर कर दिया। घटना जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव की है। तंग आकर गत 6 दिसंबर को 40 वर्षीय इस व्यक्ति को उसकी पत्नी, बेटी, पुत्र और भतीजा साथ मिलकर मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के गुगड़ोद गांव से सटे जंगल की पहाड़ी पर ले गए। यहाँ बेटी और नाबालिग बेटे ने अपनी मां के सामने पिता का गला दबा दिया। इसके बाद तलहटी में शव को फेंका और ऊपर से पत्थर डाल दिए। 9 दिसंबर को मृतक की पत्नी राजगढ़ पुलिस के पास पहुंची और पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद 12 दिसंबर को पुलिस को गुगड़ोद में शव पड़े होने की सूचना मिली। मालाखेड़ा एसएचओ मुकेश कुमार ने बताया कि आरोपियों को इस गुनाह का कोई अफसोस नहीं है। इसकी डेथ हुई, उसका नाम राकेश बेरवा था। तो ये पुंदरा गांव का निवासी था। तो इसके फैमिली में इसकी वाइफ और इसके 5 बच्चे थे, जिसमें 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं। सबसे बड़ी लड़की जो कि अलवर में सेकेंड ईयर में पढ़ती है, आरआर कॉलेज में, वहीं हॉस्टल में रहती है। सेकंड नंबर का उसका लड़का है और तीसरे नंबर की लड़की, चौथे नंबर की लड़की और 5वें नंबर का छोटा सा बच्चा है। तो इसकी फैमिली में ये थे। और ये जो मृतक था ये शराब पीने का आदी था और ये थोड़ा क्या बताए अमानवीय टाइप का इंसान था। थोड़ा बच्चों के साथ गलत हरकतें करता था। जैसा कि हमें पूछताछ में इन्होंने बताया, इनको इस मामले का खुलासा करके हमने इनको कल इसकी माँ, बेटी और इसके मृतक के साले के लड़के को हमने अरेस्ट किया है और इसमें जांच कर रहे हैं अभी। और ये क्या बताया इस पूछताछ में कि ये मतलब एक अमानवीय टाइप की हरकतें करता था। मतलब इसकी घरवाली के साथ भी करता था, बच्चों के साथ भी करता था और इसको काफ़ी बार समझाया भी इन्होंने, काफ़ी प्रयास किए, लेकिन जब ये नहीं माना तो इन्होंने एक प्लानिंग के तहत योजना बनाकर इसकी हत्या की। हाँ, ये जैसा बता रहे हैं कि पूछताछ में इसकी जो घरवाली है वो भी बता रही है, इसकी बेटी भी बता रही है कि हम इससे बहुत ज़्यादा दुखी थे और हमने मतलब ये काफ़ी टाइम से 2-3 महीने से पिछले प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पा रहे थे। तो इन्होंने जिस दिन ये घटना 6 दिसंबर को घटना करी, उस दिन ये योजना के तहत अलवर गए। अलवर से फिर वहाँ पे अजय को बुलाया, ऐसे करके ये यहाँ पे जंगल के पास जंगल में इसको लेके आए। रात को अंधेरा होने के बाद में फिर वहाँ इसकी गला घोट की हत्या करी और फिर उसके चेहरे पर पत्थर डाल के उसको सिर को चल के कहाँ से चले गए। इनको दुख तो उसको मारने का तो दुख है नहीं उनको, क्योंकि वो तो एक अमानवीय टाइप का इंसान बताते हैं। जैसा ये इन्होंने हमको बताया कि वो क्योंकि इनके साथ बहुत गलत हरकतें करता था। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि इनको बता सके, वो मैं सब कैमरे सामने नहीं बता सकता। और दुख तो इस बात का है कि बस कि अब जो इनके 2 सिस्टर बची हैं इनकी और एक भाई, छोटा भाई, तो उनका क्या होगा, बस इस बात का जरूर दुख है इनको। बाकी इसको मारने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मोबाइल पर बात करते एक युवक से बाइक सवार शातिर मोबाइल छीन कर ले गए। यह मामला शहर के अरावली विहार थाने में दर्ज हुआ है। आयशर कंपनी के गेट के पास एक युवक मोबाइल से अपने दोस्त से बात कर रहा था, तभी बाइक पर 2 युवक आए और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पीड़ित वीरेंद्र सिंह ने बताया कि वह भरतपुर के बरखेड़ा गांव का निवासी है और आयशर कंपनी में अपनी गाड़ी खाली करने आया हुआ था। भाई मैं रास्ते में आ रहा था तो आयशर कंपनी के आगे गेट पर 2 जने आए थे और फोन बात चल रही मेरी इस भाई से। तो इसने आते के हाथ और फोन पे रखा, फोन तुरंत छिना के भाग गई। गौरतलब है कि मोबाइल छीनने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और वहीं अरावली विहार थाना पुलिस ने मोबाइल लूट के मामले में आरोपी मालन की गली निवासी जतिन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 26 नवंबर को परिवादी कालाकुआ निवासी छाजूमल शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें 3 बाइक सवारों पर उसका मोबाइल छीनने का आरोप लगाया गया था।
जांच के दौरान पुलिस ने मोती डूंगरी के पास से आरोपी जतिन को पकड़ लिया। ठीक है, मोबाइल लूट में है जतिन पुत्र गुलाबचंद, जाति कोड़ी है, उम्र करीब 19 वर्ष से, निवासी मालन की गली। परिवादी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि मेरे से झपट्टा मार के मोबाइल को ले गए। उसमें अनुसंधान किया गया। डीएसटी टीम द्वारा सूचना मिली कि इस तरीके से मोबाइल लूटने वालों की गिरह आए हुए हैं, तो उस पर गए, जांच पड़ताल करी और मोती डोंगरी से इसको लेकर आए, थाने पर ला करके पूछताछ करी। जुर्म कबूल करने पर इनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेंगे। कहाँ से मोबाइल छीनने काम करते थे? इस शहर में ही करते हैं। बाकी जो इस मुकदमे में है वो काला कुआ से करे था, क्यूरवेल के पास से। उसमें थे वो नाबालिग थे, छोटे बच्चे थे, जिनके आदेशानुसार, अधिकारियों के आदेशानुसार उसकी जमानत ली गई। ठीक है। कठुमर थाना क्षेत्र के ग्राम तसई में अज्ञात बदमाशों ने घर में अकेली रह रही वृद्धा से 1.5 लाख रुपए नगद और 20 लाख रुपए के जेवर लूट लिए। सूचना मिलने पर कठुमर थाना प्रभारी सुरेंद्र शर्मा और सरपंच मुकेश सिंह चौहान मौके पर पहुंचे। उधर तसई निवासी बीना गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह 14 दिसंबर की रात्रि को घर पर अकेली सो रही थी। इसी दौरान 3 नकाबपोश व्यक्ति छत से होते हुए भीतर घुस आए। इनके पास कट्टा और अन्य हथियार थे। जान से मारने की धमकी देकर इन्होंने अलमारी की चाबी ले ली। इसके बाद 1.5 लाख रुपए, सोने चांदी के अनेक जेवर लूट लिए। बदमाशों ने वृद्धा द्वारा पहने गए आभूषण भी खींचकर उतारे, जिसके निशान महिला के शरीर पर पड़ गए। जानकारी के अनुसार 65 वर्षीय बीना गुप्ता के पति डॉक्टर राधेश्याम गुप्ता का मई 2021 में कोरोना के चलते निधन हो गया था। इसके बाद पीड़िता अकेली रहती थी और वह घर के बाहर ही कपड़े की दुकान चलाती थी। पीड़िता के 2 पुत्र हैं जो काफी समय से दिल्ली में रहकर व्यापार कर रहे हैं। उधर सरपंच मुकेश चौहान के अनुसार गांव में कुछ व्यक्ति एक संगठित गिरोह चला रहे हैं। पुलिस को सख्ती से इन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं रात को सो रही थी तो मैं बाथरूम के लिए जगी तो एक लड़का खड़ा था गेट पे। और गेट पे खड़ा मैं कह कौन है तो वो कह रहा चुप बैठ जाइए, चुप बैठ जा। मैं चुप रह गई तो फिर मेरे से बोले यानी चाबी निकल पैसे रुपये देते थे घर में निकाल के, पैसे रुपये निकाल के। मैं मना करने लगी तो फिर मेरे को बंदूक की नोक दिखाई, उन्होंने कट्टे से थे वो, और उसकी नोक दिखा के फिर उनको मेरे को अलवारी तक ले गए। फिर ताला खुलवा लिया अलवारी का और सारा नकदी निकाल ले गए। मेरे 2 हाथ तो छुड़वा रहे लोग कैसे। लास्ट में मेरा हाथ पैर बांध के वहाँ पर पटक के हाथ पर कट्टा वट्टा दिखा दे सारे का उसको लेकर चले गए। सारा गोल्ड लेकर के ले गए, सारी नकदी निकाल के ले गए। मेरी पूरी जीवन भर की कमाई ले गए वो। मतलब कितनी नकदी? नकदी तो 2-2.5 लाख रुपए थे। अच्छा, जेवर कौन कौन से थे? जेवर बहुत सारे थे। कैसे गिनती करा? आपने इतना जेवर घर पे क्यों रखा था? और मैं बहुओं का रखा था, मेरे पास खुद का मेरा रखा था। ब्याह शादी से अब तक का मैं बच्चों के दहेज मिला था वो भी रखा था। मैं ये रख लेती थी, बच्चे दिल्ली रहते तो मैं इसलिए ये रख लेती थी। ग्राम पंचायत तसई में और मैन गांव तसई के अंदर कुछ बदमाश किस्म के व्यक्ति काफी समय से सक्रिय हैं और नए लड़के भी, मतलब जिन परिवारों से थे वो भी नए लड़के भी सक्रिय हो गए। पहले उनके पूर्वज वगैरह थे तो नए लड़के भी सम्मिलित हैं। मेरे पास रात करीब 1:08 के आसपास फोन आया था बीना गुप्ता अपने तसई की, जिनको मैं भाभी जी भी कहता हूँ। उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे भाई साहब मैं तो लुट गई और सारे जेवरात पैसे वैसे नकदी सब ले गए, मुश्किल से मेरे को छोड़ के गए हैं। बंदूक की नोक पर हाथ पांव बांध दिए, चोट वोट भी आई हुई है, सारी उनके हैं। लेकिन मैं इसमें कहना चाहूँगा जो ये सक्रिय गिरोह है काफ़ी समय से चल रहा है, आए दिन क्षेत्र में चाहे खेड़ली से हो, नदवई नगर तक की बातें हों या और भी दूरी की बातें हों, आसपास से मोटरसाइकिलें रोजाना या वाहन के रूप में 4 व्हीलर कोई भी हो, ट्रैक्टर हो, चोरी के रूप में भैंस हो, चाहे मतलब अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की जो चोरी है वो सबको ये गिरोह मतलब करते आ रहे हैं। ज़्यादातर तसई में ये सामान लेके आते हैं, इसकी फिर फिरौती होती है बाकायदा। लेकिन
ये काफ़ी समय से सक्रिय चला आ रहा है। और रात जो घटना हुई उसके मामले में मेरे को इन्होंने फ़ोन किया, बीना गुप्ता जी ने। मैंने कहा मेरी भाभी जी क्या बात है रात को? इन्होंने कहा कि ऐसे 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 बात है, ये तो मैं तो लुट गई, सारे मेरे सामान ले गए, बांध के पटक गए। फिर मैंने कहा मैं पुलिस को मैं सूचना करूं, तो इन्होंने कहा कि पुलिस को मैंने सूचना कर दी है, पुलिस वाले भी आ गए हैं। तो ये बात हुई। मेरी ओर से यही कहना है आपके माध्यम से भी कि जो भी चोर हैं, जो भी बदमाश गिरोह हैं, उनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। वहीं एसएचओ सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और जांच कर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। वर्ष 2023 का आखिरी सावा शुक्रवार को रहा। इसके चलते शहर सहित जिले भर में शादियों की धूम रही। वहीं 16 दिसंबर को शाम 3:58 पर सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ ही मलमास शुरू हो जाएगा। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार मलमास का समापन 14 जनवरी की रात्रि में होगा। इसके बाद 16 जनवरी 2024 को इस वर्ष का पहला विवाह मुहूर्त रहेगा। 2023 का आखिरी सावा अर्थात विवाह मुहूर्त आज 15 दिसंबर शुक्रवार को है और कल से अर्थात 16 दिसंबर शनिवार से धनु मलमास प्रारंभ हो जाएगा। धनु मलमास प्रारंभ होने के साथ ही शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्यों पर 1 महीने के लिए रोक लग जाएगी। शास्त्रोक्त धनु मलमास में शादी विवाह पर तो रोक रहेगी, मांगलिक कार्य नहीं हो सकेंगे, परंतु धनु मलमास की अवधि में दान पुण्य पूजा पाठ का दौर यथावत जारी रहेगा। शास्त्रोक्त कल 16 दिसंबर को दोपहर 3:58 पर भगवान सूर्य देव के वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करने के साथ ही धनु मलमास प्रारंभ हो जाएगा। धनु मलमास का समापन नव वर्ष 2024 में 14 जनवरी को होगा, क्योंकि शास्त्रोक्त माना गया है कि धनु मलमास में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही धनु मलमास का समापन होगा। इसलिए नव वर्ष 2024 में 14 जनवरी को रात्रि 2:44 पर भगवान सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही धनु मलमास का समापन हो जाएगा। इसके बाद नव वर्ष में 2024 में 16 जनवरी को नव वर्ष का पहला विवाह मुहूर्त रहेगा। इसके बाद शादी विवाह का दौर यथावत जारी रहेगा। उधर पंडित अशोक मिश्रा और जगत शर्मा के अनुसार मलमास में मांगलिक कार्य तो नहीं होते, लेकिन दान पुण्य और सूर्य आराधना से सुख शांति एवं समृद्धि मिलती है। उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति से फिर से मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को नेत्र और आत्मा का कारक बताया गया है। इसमें भगवान सूर्य नारायण को उदय काल के समय अर्घ्य देने और नेत्र उपनिषद के पाठ से नेत्र विकारों से मुक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होने की मान्यता है। नौगामा थाना क्षेत्र के बीजवा गांव निवासी 24 साल के युवक ने खुदकुशी कर ली। उसने पहली पत्नी को तलाक देकर 1 साल पहले ही दूसरी शादी की थी। बताया जाता है कि शराब के नशे में जहर खाने से मौत हुई है। मृतक के परिजनों के अनुसार युवक तालीम ट्रक ड्राइवर था और काफी नशा करता था। गुरुवार रात को वह नशे में घर आया। उससे पहले ही युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। जब तबीयत खराब हुई तो परिजन युवक को लेकर रात करीब 10:30 बजे जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तालीम के पिता दीनू खान वन विभाग में नौकरी करते हैं। कैसे क्या लगता होगा? कुछ नहीं, नशा करता था वो। अब उसमें पता नहीं क्या कर गया क्या नहीं कर गया। हमको तो पता लगा जब लोग हॉस्पिटल में लेकर भाग गया। डॉक्टर क्या बताया? है जी, डॉक्टर क्या बताया? डॉक्टर ने कहा जहरीली कोई चीज खाया गया है। जहरीली चीज खा? तो कब खाई थी? जैसे खाई थी कोई 9 साढ़े 9 बजे रात को। रात को पकड़ ली? हाँ, 10 बजे हम लेकर चल गए थे इसको। कहाँ से हो आप? बीजवा से। लड़की की उम्र कितनी होगी लगभग? 24 साल। आप लड़की क्या लगते हो? चाचा हूँ मैं उसका। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। अलवर में एक जाना माना नाम
मान सिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों की स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कठुमर के पास खेड़ली रोड पर गुरुवार शाम ट्रैक्टर ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी। इसके चलते कठुमर निवासी 34 साल के युवक राजेश जाटव की मौत हो गई। वहीं युवक की पत्नी गंभीर घायल है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। मृतक के परिजनों ने बताया कि राजेश जाटव अपनी पत्नी संजू के साथ बाइक से खेड़ली जा रहा था। रास्ते में ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। दोनों को कठुमर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने राजेश जाटव को मृत घोषित कर दिया। वहीं उसकी पत्नी के हाथ पैरों में फ्रैक्चर हुए हैं। मृतक के 3 बच्चे हैं और घर में वही अकेला कमाने वाला था। जिला अस्पताल में भर्ती महिला संजू को उसके पति की मौत की खबर नहीं है। वहीं शुक्रवार को राजेश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। इनका नाम राजेश कुमार सनोब राम बाबू था, रहने वाले कठुमर पीपल वाले मोहल्ले के हैं। इनका एक्सीडेंट शाम 5:30-6 बजे के समथिंग अर्रुआ टोल प्लाजा के पास ट्रैक्टर ट्रॉली से हुआ। ये दोनों मियाँ बीवी कहीं से आ रहे थे। उनके सर में बड़ी गंभीर चोट आई, शायद लगता है हेड इंजरी हुई हो। नहीं, मौके पर एक्सपायर नहीं हुई। इनको कठुमर CSC से रेफर किया गया और अलवर उपचार के दौरान नहीं, वो डेथ डॉट आए थे, रास्ते में ही वो खत्म हो गए थे। उनकी पत्नी को 3 जगह से फ्रैक्चर है, एक रिब्स टूटी हुई है, वो भी अलवर ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है। रिब्स में पैर में फ्रैक्चर है और शोल्डर जॉइंट में फ्रैक्चर है। इनके 2 लड़कियां, 1 बच्चे हैं। जिले में अलग अलग हादसों में 2 बालक झुलस गए। रामगढ़ क्षेत्र के ग्राम पीपरोही निवासी 2.5 वर्ष का बालक खेल खेल में जलते हुए कचरे में गिरकर झुलस गया। उसे रामगढ़ से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार ग्रामवासी तोपी खान और उसकी पत्नी घर के बाहर सूखा कचरा जला रहे थे। इसी दौरान उनका पुत्र अन्वेश खेलते खेलते घर से बाहर आया और जलते हुए कचरे में गिर गया। खेल रहा है, खेलते खेलते पूर्व में चला गया, गिर पड़ा। अच्छा, क्या नाम बच्चे का? तोपी, वो अन्वेश। कहाँ का निवासी है? पिपरोली। कहाँ पड़ता है पिपरोली? ये रामगढ़ के पास है। रामगढ़ के पास। तो क्या जल रहा था वहाँ पे? कुछ नहीं जल रहा, हमने तापने के लिए पूर जला रखी। पूर जला रही थी, तो खेलते खेलते उसमें पड़ गया। खेलते खेलते पड़ गया।
उधर पूनखर मालाखेड़ा निवासी मुरारीलाल मीणा का 1.5 वर्ष का लड़का दिलखुश गर्म चाय से झुलस गया। उसके परिजन बबलूराम मीणा के अनुसार सुबह घर में चाय बनी थी और यह बर्तन जमीन पर रखा हुआ था। इसी दौरान बालक यहां पहुंचा और बर्तन में हाथ डाल दिया। बालक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बबलूराम मीणा कहाँ के निवासी हो आप? पूनखर की। क्या घटना हुई आपके साथ? चाय के भगोने में गिर के जड़ा है। उसके बाद राजगढ़ ले गए, राजगढ़ से रेफर करके यहाँ लेके आए हैं, जो कल 10:30 बजे का एडमिट है यहाँ पे। क्या नाम है बच्चे का? दिलखुश। कितनी उम्र है लगभग? 1.5 साल। आप उनके पिता हो? हैं? आप पिता हो? नहीं, मैं चाचा हूँ। अगर बच्चे जोर से हाथ जल गया? गाया खाल वगैरह उतर गई? हाँ, खाल उतर गई। कैसे उतरी खाल? जल के जो कपड़ा को अंदर चाय बैठ गई, जब जार जो जरकिन को खोली, जब जार जो खाल आ गई लाल लाल। महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से शांतिकुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में शुक्रवार को समाज सेवी के अवतार की स्मृति में निःशुल्क नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर लगाया गया। यहां मरीजों की निःशुल्क जांच कर परामर्श दिया गया। साथ ही नेत्र जांच के दौरान मोतियाबिंद वाले 30 मरीजों को चिन्हित कर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। केंद्र के अध्यक्ष जिनेंद्र जैन ने बताया कि शिविर में 125 मरीजों की नेत्र जांच हुई। के अवतार साहब जो सीए साहब थे, उनकी स्मृति में उनके परिवार के द्वारा लगाया गया है और इस कैंप में अब तक 125 लोगों की ओपीडी हो गई है और संभावना ये है कि हम शाम तक 35 ऑपरेशन कर देंगे। ये ऑपरेशन पूरी तरह से निःशुल्क हैं और शाम को ऑपरेशन के पश्चात मरीज के परिजन उनके रहने खाने की सुविधा भी मुफ्त उपलब्ध है। इसके बाद कल सवेरे इन सभी मरीजों को चश्मा, दवाई, फ्रूट्स और डिस्चार्ज टिकट देकर विदा किया जाएगा और 1 हफ्ते बाद इनको पुनः जांच के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद तीसरी बार इनको 1 महीने बाद बुलाया जाएगा। हमारा अगला कैंप जो है 22 तारीख को लग रहा है। सीए ब्रांच अलवर की ओर से शुक्रवार से स्कीम 8 स्थित ICAI भवन में विद्यार्थियों के मॉक टेस्ट शुरू हुए। ब्रांच चेयरमैन पुष्प पालावत ने बताया कि सीए फाउंडेशन की मुख्य परीक्षा इसी माह के अंत में आयोजित होनी है। इसकी पूर्व तैयारी को लेकर सीए विद्यार्थियों के मॉक टेस्ट लिए जा रहे हैं। यह सिलसिला 19 दिसंबर तक चलेगा। सीए फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम एक मॉक टेस्ट का आयोजन कर रहे हैं और इसमें जो फाउंडेशन के एग्ज़ाम जो अभी इसी महीने के अंत में होने वाले हैं उसकी तैयारी के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। बच्चों को उसी एग्ज़ाम के पैटर्न पे हमारे द्वारा पेपर इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया जाता है और बच्चों को प्रैक्टिस के तौर पे हम एग्ज़ाम दिलवाते हैं और बच्चों की पेपर इवैल्यूएट होते हैं ताकि उन्हें अपनी तैयारी का अंदाज़ा लग सके और बच्चे अपने एग्ज़ाम को और बेहतर तरीके से प्रदर्शन उसमें कर सकें। ये मॉक टेस्ट आज शुरू हो रहे हैं, 4 दिन तक चलेंगे। 4 एग्ज़ाम होते हैं फाउंडेशन में, तो उसके 4 मॉक टेस्ट हैं। अलवर में नई प्याज की आवक जारी है। घंटाघर सब्जी मंडी के प्याज विक्रेता गोवर्धन लाल सिंधी के अनुसार आसपास के क्षेत्र से यहां लाल प्याज आ रही है। इसके दाम 700 से लेकर 1000 रुपए मन बने हुए हैं। आगामी दिनों में गुजरात और महाराष्ट्र से प्याज की आवक तेज हो जाएगी। इसके बाद दाम कम हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि इन दिनों अन्य सब्जियां भी सस्ते दामों में बिक रही हैं। थोक में साहब ये लगभग 700 रुपए से लेकर के 1000 रुपए मन प्याज अच्छी बिक रही है, यानी कि 20 से 25 रुपए किलो प्याज बिक रही है। रिटेल में कितनी है? रिटेल में 30 भी बिक रही है, 35 भी बिक रही है। अच्छी प्याज 40 रुपए किलो बिक रही है। अच्छी प्याज जो है ना वो, तो इसमें भाव में और भी गिरावट हो सकती है? अभी भाव में और गिरावट होगी क्योंकि अब गुजरात और महाराष्ट्र की प्याज आएगी तो यहाँ की जो लोकल प्याज है उसके आगे थोड़ी फीकी पड़ जाती है। उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, चाहे वो ₹1-2 किलो महंगी भी होगी ना तो ग्राहक उसको लेगा। एक मतलब जो है उसका रखरखाव भी अच्छा है, उसकी उम्र भी ज़्यादा है। अपने यहाँ की जो लोकल प्याज है इसकी उम्र कम है। ये 1-2 दिन में प्याज जो है अब जैसे ठंड पड़ेगी तो उनके वो फिर उगने लग जाएगी तो उसकी उम्र कम है। अब ये मल मास चालू हो जाएगा कल परसों से, इसमें सब्जियों के माल में और भी ज़्यादा गिरावट होगी। और मैं तो अलवर के क्या सभी लोगों से ये कहूँगा कि ये दालें खाना बंद करो। हरी सब्जी पौष्टिक आ रही है, अच्छी खाद की आ रही है, रोज़ाना खा। ठीक है, आलू में भी काफ़ी मतलब गिरावट आई है। आलू का भाव भी थोक में 7-8 रुपये किलो है, 9 रुपये किलो है और रिटेल में 15 रुपये किलो, 12 रुपये किलो, 20 रुपये किलो ऐसे बिक रहा है, जैसे भी क्वालिटी होती है। लहसुन में सबसे ज़्यादा तेज़ी है। लहसुन 250-300 रुपये किलो थोक में है इस वक्त है। इसका मेरे को गणित मालूम नहीं है कैसे हो रहा है। सिर्फ लहसुन ही एक ऐसी चीज़ है जो महंगा है।
अदरक भी नॉर्मल भाव है, 80-100 रुपये किलो है। लोग बाग 125 रुपये 150 रुपये किलो ले जाते हैं। पहले अदरक एकदम 500 रुपये किलो हो गई थी, अदरक भी सस्ती हो गई है। टोटली सारी सब्जियां सस्ती हो गई है। गाजर भी देख लो आप, 10-15 रुपये किलो आम बिक रही है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में ईटी प्रभाग द्वारा स्मार्ट बोर्ड संचालन को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुक्रवार को संपन्न हो गया। शिविर में जिले के सभी ब्लॉकों से 40 संभागीय शिक्षकों को स्मार्ट वर्चुअल क्लासेस के तहत ट्रेनिंग दी गई। उन्हें स्मार्ट बोर्ड को संचालित करने और अन्य आधुनिक तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित किया गया। एसवीसी की है स्मार्ट वर्चुअल क्लासेज की, जिसमें स्मार्ट बोर्ड के बारे में सारी चीज़ें, माउस, न्यू पेज और इसमें हमको लेसन प्लान बनाना, पीपीटी का निर्माण कराना आदि वगैरह बड़े अच्छी तरीके से समझाया गया और हमको बताया गया। कब से शुरू हुई? ये 13 तारीख से शुरू हुई और आज 15 तारीख को 5:30 बजे इसका समापन है। डाइट में ईटी प्रभाग द्वारा दिनांक 13 दिसंबर 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक ईटी प्रभाग में एसवीसी की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें एजुकेशन के अंदर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए बच्चों को बड़ी आसानी से कैसे सिखाया जा सकता है, कैसे पीपीटी तैयार की जाती है, अनेकों ऐप के बारे में बताया गया, जैसे कि WPS पावर पॉइंट है, उसके माध्यम से हम कैसे पीपीटी तैयार कर सकते हैं, बच्चों को आसानी से सुलभ तरीके से बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। आज इसका अंतिम दिवस है, जिसके लिए सभी पीपीटी तैयार करके लाए हैं और अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। रैनी के ओडपुर गांव में पंच पटेलों और सरपंच के सानिध्य में मृत्यु भोज कुप्रथा का बहिष्कार किया गया। मृतक आन्याराम पटेल के परिजनों ने मृत्यु भोज का त्याग किया है। साथ ही इस पर खर्च होने वाली राशि को स्कूल गेट निर्माण में खर्च करने का संकल्प लिया गया। जिले के ग्राम पंचायत पाटन के ओडपुर गांव में मृत्यु भोज जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए ग्राम सभा आयोजित हुई थी। इसमें मीणा समाज ने मृत्यु भोज नहीं करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि 3 दिसंबर को बद्री प्रसाद मीणा के पिता आन्याराम पटेल की मृत्यु हो गई थी। 14 दिसंबर को मृत्यु भोज होना था, लेकिन आन्याराम पटेल के पुत्रों ने गांव के पंच पटेलों के सामने संकल्प लिया कि वे मृत्यु भोज की बजाय इस राशि को स्कूल के विकास में लगाएंगे। उधर सरपंच सरोज मीणा ने बद्री प्रसाद मीणा के परिवार का आभार जताते हुए अन्य लोगों से भी मृत्यु भोज की कुप्रथा को नष्ट करने में सहयोग का आग्रह किया है। जयपुर में शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण में बानसूर क्षेत्र से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। सीएम सहित उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत के नेतृत्व में कार्यकर्ता रवाना हुए। इनमें भाजपा के 5 मंडलों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल थे। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल महुआ खुर्द में कक्षा 10 और 12वीं के छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के मॉडल इजाद किए हैं। इनमें पवन चक्की और जनरेटर आदि शामिल हैं। इसे देखने के लिए विद्यालय के छात्र छात्रा और अभिभावक सहित जनप्रतिनिधि पहुंचे और बच्चों की हौसला अफजाई की। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी भगवान साय शर्मा और गतिविधि प्रभारी सुरेश चंद सहित अन्य अध्यापकों का इसमें सहयोग रहा। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अंशु शर्मा के अनुसार सरकारी विद्यालयों में लैब स्थापित कर विद्यार्थियों की प्रतिभा को आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल महुआ खुर्द के विज्ञान विषय के विद्यार्थियों ने अभूतपूर्व इजाद किए हैं, जिसमें पवन चक्की के अलावा जनरेटर तथा अन्य कई इजाद बनाए हैं, जिसको देखकर वहाँ के अभिभावक और अन्य जनप्रतिनिधि प्रसन्न हुए हैं। 26 जनवरी को विद्यालय प्रशासन की ओर से उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने का निर्णय भी लिया गया है। इस प्रकार से बच्चों को एक प्रयोग करने की विधा में आगे आने का मौका भी मिलेगा। मैं उदय सिंह, ATL न्यूज। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा केंद्र की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाई जाएगी। इससे संबंधित जागरूकता एवं योजनाओं की लक्ष्य प्राप्ति को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की गई है। यह सिलसिला 26 जनवरी तक चलेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं 10,000 से अधिक की आबादी के निकायों में यात्रा आयोजित की जाएगी। इसकी तैयारियां उमरैण पंचायत समिति क्षेत्र में भी जोर शोर से चल रही हैं। उमरैण की 33 ग्राम पंचायतों में 17 दिसंबर से यात्रा प्रारंभ कर दी जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन जो भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसमें पंचायत समिति उमरैण में 17/12/2023 से प्रोग्राम चालू है। हमारे ग्राम पंचायत केडगा का जो प्रोग्राम आया है वो 10 जनवरी 2024 का है। प्रदेश में नई सरकार बन गई है और डबल इंजन की सरकार के गठन के बाद अकबरपुर निवासी भी विकास की उम्मीद लगा रहे हैं। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती सरकार ने अलवर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का सपना दिखाया था। बजट घोषणा में इस प्रोजेक्ट को शामिल भी किया गया, लेकिन इस पर अमल नहीं हो पाया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि भ्रष्टाचार और बढ़ते हुए अपराध पर भी अंकुश लगना चाहिए। इसके अलावा चंबल का पानी भी अलवर में आना चाहिए। नई उमंग, नई तरंग है, उत्साह है लोगों के अंदर। नए सीएम से बहुत कुछ आकांक्षाएं, अपेक्षाएं उनसे। सबसे बड़ी तो जल की समस्या है। जो चंबल का पानी आ जाए तो राजस्थान में बहुत सर्व आनंद की बात है। तो और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो भी कुछ छोटी मोटी औरतों के ऊपर अत्याचार, बेहुदे काम होते हैं, इनके ऊपर सीएम कदम उठाएंगे। तो स्वयं पहले ही कह चुके हैं। उनकी जो शर्तें, उन्होंने अब क्या बात कहा, उन्होंने तो पहले ही कह दी हमसे कि हम ये चीज़ का काम करेंगे। अब काम करना उनके अधीन है। जनता ने उनको चाबी सौंप दी अपनी सत्ता की। जैसे जैसे वो काम बढ़ाएंगे तो और भी अच्छा काम करेंगे। सीएम बनने से राजस्थान का विकास होगा, बेरोजगारी कम होगी, युवा को नौकरी मिलेगी और ये अलवर जयपुर वाला रोड चौड़ा होगा। एलिवेटेड रोड का विकास शीघ्र होगा। हमारे राजस्थान के अंदर नए मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा को जो बनाया गया है वह युवा नेता है और उनका कार्यशाला भी संगठन में भी मजबूत रहेगी। और हम युवा उम्मीद करते हैं कि एक तो हमारा राजस्थान का कानून व्यवस्था सुधारा जाए। जो पिछली सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म था, जीरो में था। आज उनसे उम्मीद करते हैं कि कानून व्यवस्था सुधारा जाए। जैसा जो करता है उसको इसी आधार पर दंड दिया जाए। जैसे आज यूपी की तर्ज पर काम चल रहा है योगी आदित्यनाथ जी का, हम उनसे उम्मीद ऐसी ही करते हैं हमारे राजस्थान की। और सबसे वो है कि युवा को अधिक से अधिक नौकरी दी जाए। और सबसे ज़्यादा दो चीज़ पर ध्यान, मेरी राय तो ये दो चीज़ पर ध्यान दिया जाए सरकार, शिक्षा और स्वास्थ्य। बस यही कहना है मेरी राजस्थान सरकार। सरिस्का बाग परियोजना में वन्य जीव गणना के तहत अब शाकाहारी जीवों एवं वनस्पति की गणना की जा रही है। वन विभाग के कर्मचारी सुबह जल्दी ही जंगल में पहुंचकर वन्य जीव गणना में जुट जाते हैं। गौरतलब है कि आरंभ में 4 दिनों तक मांसाहारी वन्य जीवों का आकलन कर पगमार्क लिए गए थे। वन्य जीव गणना 17 दिसंबर तक चलेगी। राजकीय बालिका स्कूल ढाकपुरी में प्रशासन की मंजूरी के बिना पेड़ों की छटाई के नाम पर कटाई की जा रही है। प्रकृति के साथ इस खिलवाड़ की शिकायत जिला प्रशासन को की गई है। उधर ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच प्रतिनिधि विद्यालय में इस संबंध में जानकारी लेने पहुंचे। लोगों ने जिला प्रशासन से इसकी जांच की मांग की है।
सरपंच सुनीता यादव ने बताया कि सर्दी के चलते वृक्षों की छटाई की जानी थी, लेकिन बड़े पेड़ों की कटाई के लिए तहसील स्तर पर मंजूरी लेना जरूरी है। राजस्थान जाट महासभा की बैठक गुरुवार को कठुमर कस्बे स्थित महाराजा सूरजमल जाट छात्रावास में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष वीरेंद्र मोर थे। बैठक में समाज में व्याप्त कुरीतियों के रोकथाम सहित एकता पर चर्चा की गई। साथ ही विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। इस दौरान जाट समाज कठुमर का संरक्षक दीपचंद हुलियाना को बनाया गया। इसके अलावा जिलाध्यक्ष ने कठुमर तहसील अध्यक्ष उदय सिंह चौधरी और युवा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष सतवीर पहलवान को बनाया है। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष राजवीर चौधरी सहित समय सिंह, तुहीराम, विजेंद्र और रमेश चौधरी आदि मौजूद रहे। महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल, जाट एकता, बोल गिरिराज महाराज की जय। जय जवान, जय जवान, जय किसान। और अब चलते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों की तरफ। जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका के निर्देश पर तहसील प्रशासन द्वारा शुक्रवार को मातो रोड और हरियाली पेट्रोल पंप के सामने स्थित कृषि भूमि पर अवैध निर्माण कार्य रुकवाया गया। तहसीलदार रामकिशन वर्मा ने बताया कि यहां अवैध प्लॉटिंग पर जेसीबी चलाकर रास्तों को तोड़ा गया है। इस मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद रहा। साथ ही नगर परिषद के आयुक्त श्याम बिहारी गोयल, सहायक अभियंता अनिल जाटव, सुबे सिंह और भवानी सिंह आदि उपस्थित रहे। उधर खैरतल नगर परिषद ने अस्थायी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। शुक्रवार को शहर के प्रमुख मार्गों पर सड़कों पर रखे साइन बोर्ड सहित लावारिस दोपहिया वाहन जब्त किए गए। दल प्रभारी सुबे सिंह यादव ने बताया कि पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में शनि मंदिर से यह अभियान आरंभ हुआ। इस मौके पर खैरतल थानाधिकारी सीमा सिनसिनवार और भवानी शंकर सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि खैरतल थानाधिकारी पद पर सीमा सिनसिनवार ने शुक्रवार को ही ज्वाइन किया है। इसके तत्काल बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। खैरतल की नई अनाज मंडी स्थित अस्थायी प्याज मंडी में शुक्रवार को करीब 15,000 कट्टों की आवक हुई। व्यापारी निकेश यादव ने बताया कि प्याज के भाव थोक में 15 से लेकर 20 रुपए किलो तक बने हुए हैं। वहीं एक अन्य व्यापारी धर्मदास के अनुसार दामों में लगातार गिरावट हो रही है। तिजारा कस्बे के गुलाबो शीतला माता मंदिर में बैठक बुलाई गई। इसमें भगवान श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा एवं आनंद उत्सव समिति के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान अयोध्या से आई पूजित अक्षत सामग्री को हर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। कार्यकर्ताओं ने उत्साह से जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जगह जगह भजन संध्या के आयोजन की बात कही। इसके अलावा अक्षत निमंत्रण पत्र वितरित किए जाएंगे। बैठक में जिला संयोजक अनिल गुप्ता, सह संयोजक यशपाल आचार्य, खंड संयोजक प्रदीप कुमार जैन, कमल गुजर आदि उपस्थित रहे। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में निर्माण कार्यों के चलते ट्रॉमा सेंटर में ही अब इमरजेंसी और माइनर ऑपरेशन थिएटर शुरू कर दिया गया है। ऐसे में दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को भारी परेशानी होने वाली है। वहीं चिकित्सकों के लिए भी अलग से कक्ष नहीं है। ऐसे में चिकित्सकों ने भी अपनी परेशानी का इजहार किया। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज वाले इस जिले में ऐसी अव्यवस्था को लेकर मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं जो ट्रॉमा सेंटर है, इसके साथ ही इमरजेंसी और एमओटी दोनों को यहाँ पर मिक्स कर दिया गया है। एक मंजिला इमारत है, इसमें पूरा एक ही जगह पर जो भी व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पे की गई है। चिकित्सक की बात करें तो यहाँ पर जो जनरल फिजिशियन है और इसके साथ जो सर्जिकल जो डॉक्टर है वो भी यहाँ पर बैठेंगे। सर्जनों की बात बताएं तो अब हम आपको दिखाते हैं नज़ारा कि यहाँ पर इतनी व्यवस्थाएं 2 कक्षों में किस तरह पूरी होती हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। से हम सीधे चिकित्सक कक्ष में पहुंचते हैं और चिकित्सक कक्ष में यहाँ पर जो फिजिशियन है और जो भी सर्जन यहाँ बैठेंगे उनकी व्यवस्था यहीं पर की गई है। पूरा जो एमओटी और जो इमरजेंसी की जो सेवाएं वहाँ दी जाती थी वो अब यहाँ पे दी जा रही हैं। इसके साथ ही किस तरह यहाँ मैनेज हो पाएगा एक ही कमरे में। इसके अलावा बगल में ट्रॉमा सेंटर है, उसमें जो भी व्यक्ति आता है उसको सीधा वार्ड में भेजा जाएगा, ना कि प्रायोरिटी तौर पर जो पहले यहाँ रखा जाता था उसे यहाँ नहीं रखा जाएगा। वर्तमान में अब यहाँ पर जो चिकित्सक मौजूद हैं आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर पूरी इमरजेंसी शुरू है और यहीं से चिकित्सक मरीजों को देख रहे हैं। डॉक्टर मित्तल जी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की व्यवस्था की गई है? अभी हाल ही में
अलवर अस्पताल को जिला मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। अभी हाल फिलहाल काम चलाने के लिए मैं सोचता हूँ कि निर्माण कार्य चल रहा है, इस वजह से ट्रॉमा सेंटर में इमरजेंसी को शिफ्ट किया गया है। लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? ये मैं समझता हूँ जल्दबाजी इसलिए की गई है कि भाई काम चलता रहे और मरीजों को कोई तकलीफ नहीं हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर्स के लिए जो उनके सम्मान के हिसाब से जो व्यवस्था होनी चाहिए वो अभी नहीं की है। तो मैं कलेक्टर साहब और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और प्रशासन से ये गुजारिश करूँगा कि डॉक्टर्स के लिए एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि वो अच्छी तरीके से मरीजों का उपचार कर सकें और एक सम्मानजनक स्थिति में अपने आप को जनता के सामने प्रस्तुत कर सके। मेडिकल कॉलेज यहाँ खुल गया है, जिला मुख्यालय का सबसे बड़ा अस्पताल। इतने चिकित्सक जो अलग अलग व्यवस्थाओं में यहाँ बैठे थे उन्हें एक ही जगह लाया गया है। लेकिन इससे पहले जो और कक्ष है उनको पहले तैयार किया जाना चाहिए था, उसके बाद ये व्यवस्था होनी थी। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मेरा यही कहना है, चूँकि अभी निर्माण कार्य जारी है, इस वजह से इमरजेंसी जो एक विंग बननी चाहिए उसका निर्माण नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि प्रिंसिपल साहब और पीएमओ साहब और जिलाधीश महोदय इस पर गौर करेंगे और इसका निर्माण करवा कर फिर यहाँ पर डॉक्टर्स को बैठाया जाए, वो बेहतर होगा। निर्माण कार्य होने के बाद क्या यहीं पर इसी तरह से होगा? नहीं, उसके लिए मैं समझता हूँ नई जगह चिन्हित करनी चाहिए और एक बहुत ही शानदार वो व्यवस्था करनी चाहिए जिससे डॉक्टर्स को फीलिंग हो कि उनका ह्यूमिलेशन नहीं हो और उन्हें एक सही स्थिति में मरीजों को उपचार करने की सुविधा मिले। तो इस तरह व्यवस्था की गई है, उसको लेकर यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यहाँ पर भवन निर्माण के दौरान जिस तरह से वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन आपको जब स्थिति हम आपको पीछे दिखा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई वार्ड या फिर अस्पताल नहीं चल रहा, बल्कि पीठासीन अधिकारी बैठे हुए हैं और वोटिंग चल रही है। इस तरह की स्थिति आप देख सकते हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कि ये वाला जो रास्ता है, यहाँ पर ऑर्थोपेडिक के जितने भी मरीज हैं उनको यहाँ पर रखा जाएगा, बाकी सारे मरीजों को सीधे वार्ड में भेजा जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि मरीजों को लाया जा रहा है और उसके बाद इन्हें सीधे फिजिशियन के पास ले जाया जा रहा है। यहाँ पे ट्रॉमा भी है, कितना बर्डन होगा यह आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि लगातार जब एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं के मरीज यहाँ आते हैं तो व्यवस्थाएं बिगड़ सकती हैं। ऐसे में मेडिकल कॉलेज के इस जिला मुख्यालय में व्यवस्थाएं सुधारने की आवश्यकता है। भगवान सैनी। जिला पेट्रोल पंप संगठन के पूर्व सचिव योगेंद्र सिंह ने राजस्थान में डीजल पेट्रोल पर वैट कम करने पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात में वैट कम है एवं इसके कारण राजस्थान में डीजल पेट्रोल महंगा है। इसी वजह से डीजल पेट्रोल का अवैध कारोबार एवं मिलावट हो रही है। योगेंद्र सिंह के अनुसार भाजपा के घोषणा पत्र में भी राजस्थान में वैट कम करने की घोषणा की गई थी। कि आपको मैं बताऊं कि ये हमारी वर्षों पुरानी मांग थी। पिछले कई सालों से हमारी एसोसिएशन द्वारा ये डिमांड थी कि भाई हम अन्य राज्यों के बनिस्बत हमारा राजस्थान में वेट लगभग करीबन 13% ज़्यादा था दूसरे राज्यों से। तो हमारी ये मांग थी कि जो हमारे चारों तरफ हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनमें जो जाते थे उनसे हम काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पे थे। तो करीबन 13 रुपये पेट्रोल और 7 रुपये डीजल में अंतर था। तो जो किसान, गरीब आदमी, मजदूर, सबके पास में छोटे मोटे साधन होते हैं, किसान के पास में होते हैं, ट्रांसपोर्टर होते हैं, जो इससे आहत थे, इसीलिए महंगाई बढ़ रही थी। हर चीज़ का एक ही था। हमने इस बात को केंद्र सरकार के सामने रखा हमारे एसोसिएशन के द्वारा, और उन्होंने इस बात को गंभीरता से लेते हुए जो संकल्प पत्र जो जारी किया बीजेपी ने, उसमें ये प्रमुखता से इस मांग को माना और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने इस मुद्दे को लिया और इसको पब्लिकली भी कहा गया मीटिंग में भी कि भाई हम अगर सरकार आती है तो ये करेंगे। और हमें आशा है कि जल्दी ही इस बात का वो अपने संज्ञान लेते हुए और अन्य राज्यों के मुकाबले बराबर हो जाएगा, जिससे तस्करी, ब्लैक मार्केटिंग, मिलावट ये सब बंद हो जाएगी। और जो स्टेट के बॉर्डर पे जो पंप है ज़िलों में, वो सभी आराम से अच्छी तरह से चल सकेंगे और जनता जो परेशान होती थी वो भी ठीक रहेगी और काफ़ी खर्चा बचेगा। ये इसके लिए हम सरकार को साधुवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं। निर्वाण वन फाउंडेशन द्वारा संचालित
अद्वैत गार्डन स्कूल में स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर सुमित महेश्वरी पहुंचे। उन्होंने यहां व्यर्थ सामग्री से बर्ड फीडर बनाने को लेकर कार्यशाला की। इसमें शिक्षक एवं लगभग 200 बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान बताया गया कि अनुपयोगी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल से बर्ड फीडर बनाकर पक्षियों के लिए चुग्गा एवं पानी रखा जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रकृति संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। निर्माण वन फाउंडेशन के फाउंडर एवं अध्यक्ष ने धन्यवाद ज्ञापित किया। सुमित जी आए हुए हैं, सुमित माहेश्वरी, ये ब्रांड एम्बेसडर हैं स्वच्छ भारत मिशन के, और काफ़ी समय से मेरी इनसे बातचीत चल रही थी। तो सुमित जी जो हैं वो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और कैसे वेस्ट मटेरियल्स को रीयूज़ करना और कैसे इनको रिसाइकल करना ताकि ये एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक ना हो। तो इन्होंने मुझे बहुत पहले बताया था कि ये बर्ड फीडर्स बनाते हैं। तो कैसे इन्होंने ये वर्कशॉप लिया और उन्होंने बच्चों को समझाया कि कैसे वेस्ट मटेरियल से हम बर्ड फीडर बना सकते हैं। बर्ड फीडर से एक तो जो हम दाना चुगने के लिए पक्षियों को देते हैं तो उससे काफ़ी वेस्ट हो जाता है। तो बर्ड फीडर जो है उससे वो वेस्टेज कम होता है, और जिन मटेरियल से वो बनता है उससे प्लास्टिक वेस्ट से हम बनाते तो उसका रीयूज़ हो जाता है। तो सुमित जी इन्होंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है, और ये जगह जगह जाकर रिमोट एरियाज़ में स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताते हैं। सिर्फ बताते ही नहीं हैं, वो उनको करके दिखाते हैं कि कैसे बच्चे उनको जीवन में उतारें और उनको एज ए मॉडल अपने घरों में रखें और उसका बच्चे गांव में प्रचार भी करें। एडीजे संख्या 2 ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक संतराम गुर्जर ने बताया कि इस बारे में परिवादी ने रिपोर्ट करवाई थी। इसमें बताया गया कि उसकी पुत्री की शादी राजगढ़ में हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन में निरंजन सैनी के साथ हुई थी। विवाह के बाद से ही महिला को लगातार प्रताड़ित किया गया। 22 अक्टूबर 2019 को सूचना मिली कि उसकी मौत हो गई है। पीहर पक्ष ने गले में फंदा डालकर हत्या का आरोप लगाया है। इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। उद्योग नगर में डालचंद द्वारा एक मुकदमा दर्ज किया था, डालचंद पुत्र बाबूलाल सैनी द्वारा, कि उसकी बच्ची की शादी 2018 में हुई थी, और 22/10/2019 को सूचना मिली कि मेरी बेटी को मार दिया। मैं मालूम पड़ी तो वो पहले से शराब पीकर उसके साथ दहेज की मांग करना, मारपीट करना, मानसिक रोग से परेशान रखना, उसको बंद कमरे में रखना, खाना नहीं खवाना। उसकी मौत की सूचना हुई तो वो दाह संस्कार कर रहे थे। उसको मौके पर प्रवादी डालचंद द्वारा उसको रोकवाया गया और थाने को सूचना की गई। थाने ने उसमें मुकदमा FIR संख्या 482/2019 उद्योग नगर में दर्ज की। अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उन मुलजिम के निरंजन सैनी उर्फ लाला के खिलाफ 498A 304 B IPC में चालान पेश हुआ। चालान पेश होने के बाद ट्रायल के दौरान अपर जिला सेशन न्यायाधीश संख्या 2 ने पूर्ण गवाह होने के बावजूद पोस्टमार्टम रिपोर्ट FS रिपोर्ट आने के बाद आज दिनांक 15/12/2023 को श्रीमान न्यायालय द्वारा 498 में 3 वर्ष और 5,000 रुपये का अर्थदंड व अदम अदायगी का 1 माह का कारावास और 304B में 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा न्यायालय ने। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पहले पति को आया हार्ट अटैक और फिर गम में पत्नी की भी गई जान। हसन खां मेवात नगर के निवासी थे मृतक दंपति। डबल इंजन सरकार के मुखिया भजन लाल ने ली शपथ। प्रधानमंत्री मोदी सहित दिग्गज रहे मौजूद। अलवर से भी जयपुर पहुंचे समर्थक और कार्यकर्ता। घर में अकेली वृद्धा से लूटे 1.5 लाख नगद और 20 लाख के जेवर। कठुमर के ग्राम तसई में सामने आई वारदात। और आयशर कंपनी के बाहर हुई मोबाइल स्नैचिंग। वहीं कालकुआ में मोबाइल छीनने के मामले में मालन की गली के शातिर को पकड़ा। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।